Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my civics class. This is the fourth part of civics chapter 1, what is democracy, why democracy. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In our previous video I have explained that one person, one vote and one value. इसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक व्यक्ति हो और उसकी एक वोट और उसका एक ही मूल्य होना चाहिए, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सभी पर्सन्स को इक्वल वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं थे। लाइक आपके सऊदी अरब में 2015 तक फीमेल कैटेगरी को वोटिंग राइट नहीं था। एस्टोनिया में भी सिटीजनशिप के रूल जो है चेंज हुए, उसमें रशियन माइनॉरिटी पीपल्स ने जो है पीपल्स को वोटिंग का राइट हासिल करने में कुछ परेशानियां हुई, और इसी तरह से फिजियन कंट्री का। तो अब हम अपना आज के टॉपिक पर चलते हैं और तो कंटिन्यू कम टू द पेज नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, पेज नंबर 7, राइट ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। राइट ऑफ वो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, और रेस्पेक्ट फॉर राइट और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। पहले ये कार्टून दिया है, उसको समझ लीजिए। इस कार्टून में दिखाया गया है, दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजिम वॉज ओवरथ्रोन। इसमें ईरान में जो है सद्दाम हुसैन की सत्ता को जब उखाड़ के फेंक दिया गया तो सद्दाम हुसैन को यहाँ जेल में दिखाया गया है, और ये कह रहे हैं आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। ये कह रहे हैं कि वो भी एक समय था जब मैं ही एक व्यक्ति था और मेरी ही अपनी वोट का अधिकार था, और वो ही मुझे पसंद था। एट लास्ट वन मैन वन वोट। और आज के टाइम में जब सद्दाम हुसैन जो है बंद हो गए तो उसके बाद हर एक व्यक्ति को अपनी एक वोटिंग और एक आदमी का अधिकार उन्हें मिल गया कि हर एक आदमी की अपनी इंडिविजुअल वोट का एक इंडिविजुअल वैल्यू है। क्लियर? अब आज के टॉपिक पर चलते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का राज और अधिकारों का सम्मान। Zimbabwe attained independence from white minority rule. In 1980, since then the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. यहाँ ये बताया गया है कि जिम्बाब्वे में 1980 के बाद उसे जब वाइट माइनॉरिटी रूल से जो है इंडिपेंडेंस हासिल हो गई, उसके बाद से आफ्टर 1980 जब उसे जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस अचीव हो गई, उसके बाद इस कंट्री में यानी जिम्बाब्वे में ZANU-PF पॉलिटिकल पार्टी का रूल चलने लगा। यानी यहाँ पर ZANU-PF जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका शासन आ गया। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये वही पार्टी है जिसने जिम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी स्ट्रगल किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। इस पॉलिटिकल पार्टी ZANU-PF के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इन्होंने फिर इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है यहाँ पर रूलिंग शुरू कर दी थी। सिंस इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंडिपेंडेंस से पहले तो रूल हो ही नहीं सकता है। इंडिपेंडेंस के बाद रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे की कमान सौंपी गई, यानी इन्होंने इन पर अपने देश पर शासन करना शुरू कर दिया जिम्बाब्वे पर। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। यहाँ जिम्बाब्वे में एवरी इंटरवल ऑफ टाइम पर इलेक्शन लगातार किए जाते और हमेशा ZANU-PF पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन वॉन करती, जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शन। प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो जिम्बाब्वे में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पर्सन थे, लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ ये वहाँ पर अपनी जीत हासिल करने के लिए, इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेज को भी यूज करते थे।
ओवर द ईयर्स his government changed the constitution several times to increase the powers of the president. अपने शासनकाल में इनकी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस किए और प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज किया सेवरल टाइम, कई बार प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज किया संविधान में संशोधन करके, जिससे कि इनकी सरकार वहाँ पर लगातार बनी रह सके। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और इसके साथ साथ अधिकारों, पब्लिक के जो राइट्स थे उनमें कुछ कमी लानी शुरू कर दी थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको वहाँ पर इलेक्शन में या ड्यूरिंग इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन हैरेस किया जाता था। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी तनाव में रहने लगे थे अपोजिशन पार्टी लीडर्स। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, और अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग को भी इनके माध्यम से या इनके पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, जानू पीएफ के माध्यम से अदर पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स को डिसरप्ट किया जाता था, उनमें विघ्न डाला जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इनके रूलिंग टाइम पीरियड में, किनके? रॉबर्ट मुगाबे के, जब ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रहे, तो इनके रूलिंग टाइम पीरियड में, रॉबर्ट मुगाबे के टाइम पीरियड में पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को टोटली इलीगल डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि पब्लिक के द्वारा धरना प्रदर्शन, और डेमोन्स्ट्रेशन, धरने और प्रदर्शन और क्या कहते हैं, जितनी भी सभाएं हैं, मीटिंग्स हैं, उन सबको इलीगल डिक्लेयर्ड कर दिया गया था रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के थ्रू। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इसके बाद एक लॉ पास किया गया जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट की पावर्स को या प्रेसिडेंट के राइट्स को कुछ लिमिट कर दिया गया, यानी एक ऐसा कानून लाया गया जिससे कि जो राष्ट्रपति है उसके अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे को इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। टेलीविज़न और रेडियो, ये इन पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था और इन्हें केवल वही दिखाने को परमिशन दी जाती जिनसे वहाँ की रूलिंग पार्टी का फ़ायदा हो। केवल रूलिंग पार्टी से रिलेटेड जो उनके व्यूज हैं उन्हीं को रेडियो और टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट करने की जिम्बाब्वे में परमिशन थी। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। जिम्बाब्वे में कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन उन जर्नलिस्टों को हैरेस किया जाता जो वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में कुछ लिखते। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे कोर्ट के जजमेंटों को भी इग्नोर किया जो उनकी सरकार के अगेंस्ट थे। एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और इसके साथ साथ कई बार तो रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने जजों को भी प्रेशर में लेने की कोशिश की। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और इसके बाद 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को अपने पद से हटा दिया गया। तो रॉबर्ट मुगाबे ने 1980 से लेकर 2017 तक जिम्बाब्वे में एज ए प्रेसिडेंट रूल किया। क्लियर? और यहाँ आपने देख लिया होगा कि किस तरह से इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर होते हुए भी कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। हालांकि डेमोक्रेटिक लीडर्स रहे, फेवरेबल पब्लिक के फेवरेबल लीडर थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मिसचीट करने में लगे रहे। आगे देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि किस तरह से रूलर्स का पॉपुलर होना डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी अप्रूवल है।
बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स पब्लिक का पॉपुलर हो, इतना ही काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कभी कभी पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, जितने भी पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, तानाशाह भी हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि डेमोक्रेसी लागू हो, उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्शंस को बेहतर तरीके में देखना होगा। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और डेमोक्रेसी को मेंटेन करे रखने के लिए हमें इलेक्शन के पहले और बाद में हर समय उस पर अपनी कीन वॉच बनाए रखनी होगी। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। क्लियर? यहाँ पर ये कह देना चाहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक एरिया में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, सभी को एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक सफिशिएंट रूम मिलना चाहिए। सफिशिएंट रूम से मतलब है कि सभी को एक समान स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि वो पब्लिक के बीच में जाकर अपने वर्क को एक्सप्लेन कर सकें, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो। बिफोर इलेक्शन, इसीलिए बोला गया कि इलेक्शन से पहले तक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को सभी को पब्लिक के सामने एक समान वे में अपने वर्क को एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल रूलिंग पार्टी ही पब्लिक के बीच में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, बल्कि अपोजिशन पार्टी को भी इस चीज़ का मौका मिलना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर एक स्टेट को अपने सिटीजन्स के बेसिक राइट का रेस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। उनके स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास कुछ अपने बेसिक राइट्स हैं और उनको रेस्पेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर स्टेट की बनती है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, to express these in public, to form association, to protest and take other political action। यहाँ पर हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो फ्री होकर थिंक कर सके। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो फ्री होकर विचार कर सके, अपना ओपिनियन रख सके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके पब्लिक में। कौन? सिटीजन्स। टू फॉर्म एसोसिएशन, अपने सुझाव रख सके, अपने सहमति दे सके, प्रोटेस्ट कर सके, एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और बहुत सारे राजनीतिक विचार क्रियाकलापों में हर एक व्यक्ति भाग ले सके। ये कुछ ऐसे बेसिक राइट हैं जो हर एक स्टेट के सिटीजन के पास होते हैं। एवरीवन शुड बी फ्री, एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ द लॉ। कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और ये अधिकार हर एक सरकार, इंडिपेंडेंट सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाने कंपलसरी होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या गवर्नमेंट हर एक न्याय पद्धति द्वारा व्यक्तियों के इन अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। Whose orders are disobeyed by everyone, disobeyed नहीं सॉरी obeyed। कानून के या न्याय पद्धति के हर एक ऑर्डर की, हर एक आदेश की एवरीवन को यानी हर एक सिटीजन को ओबे करना कंपलसरी हो जाता है। और अगर कोई भी पर्सन जुडिशियरी के किसी भी ऑर्डर को डिसोबे करता है तो उसके लिए जुडिशियरी में एक अलग सिस्टम है, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 में इसमें और ज़्यादा राइट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। इसी तरह से कुछ और कंडीशंस हैं
जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह से इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट रन करती है। ठीक, यहाँ पर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो उसे पसंद हो। केवल और केवल उसकी नज़र में सही है वही ऐसा कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उसे लोगों की फेवर का भी ध्यान रखना होता है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन द इलेक्शन। केवल और केवल इस बेस पर कि उसने पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है तो उसके बेस पर वो जो चाहे वो कर सकती है, ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनकी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रेस्पेक्ट करनी होती है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। और इसी के साथ हर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज से रिलेटेड कुछ गारंटी हैं या राइट उन्हें भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका उस एरिया की गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। पब्लिक की वेलफेयर के लिए जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाने हैं उन सबको एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के थ्रू ही लिया जाना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को ऐसे फैसले तभी लेने चाहिए जब उन पर हर समय काफ़ी लंबा विचार विमर्श हो गया हो, तभी वो पब्लिक के वेलफेयर के मेजर डिसीजंस किसी भी गवर्नमेंट को टेक आउट करने चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अब ये तो हमने गवर्नमेंट की बात की। अब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, एवरी ऑफिस बियरर, सभी सरकारी पदाधिकारी, और उनके पास भी कुछ राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिन्हें संविधान के माध्यम से और कानून द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिसर हैं तो उनके पास कोई राइट नहीं है, केवल पब्लिक की सुननी है। पब्लिक की सुनने के साथ साथ उनके पास कुछ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और उन्हें भी लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. ये जितने भी ऑफिस बियरर हैं, सभी सरकारी पदाधिकारी हैं, ये सब न केवल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक को इन्हें जवाबदेही देनी होती है या पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ सभी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4, और इसके बारे में चैप्टर 4 में और ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगी। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चीज़ें, अभी जो हमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की और इसके साथ गवर्नमेंट की बात की, ये दोनों ही फीचर डेमोक्रेसी की फाइनल फीचर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके रूल्स को उसकी लिमिट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट के माध्यम से हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल लागू कर सकते हैं। दोबारा समझा देता हूँ, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं और सिटीजन्स राइट हैं, उनके थ्रू हम एक लिमिट सेट आउट करने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए, अब आता है आपका समरी डेफिनेशन। जितनी भी हमने डेफिनेशंस दी फीचर ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड, उनका समअप कर देना। तो समअप के लिए हम यहाँ सिंपल डेफिनेशन पे आते हैं। पहले, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पीपल। अभी हमने ऊपर शुरू में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पब्लिक के थ्रू जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट किया
जाता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स निकल के आते हैं डेमोक्रेसी के, जो फॉलोइंग है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। पब्लिक ने जो अपने लीडर को चूज किया है, उन लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ मेजर डिसीजंस को टेक आउट करें। सेकेंड वन इज इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन पब्लिक के सामने एक चॉइस ऑफ प्रोवाइड कर देते हैं। चॉइस के साथ साथ पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनके इलेक्शन फेयर वे में होंगे, फेयर एंड फ्री मैनर में। और पब्लिक को ये भी राइट है कि अगर वो अपने करंट रूलर्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसे चेंज कर सकती है। और ये सब पॉसिबल है इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि इलेक्शन ने ही पब्लिक को ये राइट दिया कि अगर उनका जो प्रेजेंट रूलर है वो सही वर्क नहीं कर रहा तो वो उसे चेंज कर दे। इसके साथ साथ इलेक्शन में ही कई सारे कैंडिडेट होते हैं, तो पब्लिक अपनी चॉइस का लीडर वहाँ पर ला सकती है। और इलेक्शन ही वो फीचर है जिसकी वजह से पब्लिक के सामने ये अपॉर्चुनिटी होती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहा है, कोई भी वहाँ पर मिसचीट नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को बहका दिया और उसकी वोट डलवा ली। तो ये सब पॉसिबल है इलेक्शन की मदद से, और इसीलिए इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन फीचर है। आई होप यू ऑल आर बेटरली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये इलेक्शन के फीचर और रूलर्स की जो डेफिनेशन है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज, चॉइस और अपॉर्चुनिटी यहाँ के सभी सिटीजन्स के पास, किसी भी कंट्री के सभी सिटीजन के पास इक्वल वे में अवेलेबल होती है और इक्वल बेस पर। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके पास ज़्यादा पावर्स हों, गरीब है तो उसके पास ज़्यादा कम, तो ऐसा नहीं है। सभी के पास इक्वल बेस पर अपॉर्चुनिटी और चॉइस अवेलेबल होती हैं इक्वली। क्लियर? नेक्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पब्लिक द्वारा जो चुनी गई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिजाइन किए गए लॉ और सिटीजन्स के राइट का यूज करते हुए, सिटीजन्स के राइट का ध्यान रखते हुए अपने वर्क को प्रॉपरली रन करने का काम गवर्नमेंट का होता है। कहाँ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। जितने भी बेसिक रूल्स और लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और सिटीजन के राइट हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स, अपने फंक्शंस को प्रॉपर वे में रन करती है। क्लियर? एक ये सिक्योर प्रोग्रेस है, ये अभी हमने ऊपर जितने भी डिस्कशन किए अब से पहले तक अपनी वीडियोज में, उनको लेकर यहाँ पर एक मैचिंग दिया गया। ये आपको अपनी नोटबुक में करना होगा, यानी इसे आपको एज ए होमवर्क फिल करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट, वाई डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी क्यों। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे for watching this video.